नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम मानव प्रजाति परिचयात्मक अर्थात ह्यूमन रेस इंट्रोडक्टरी विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं एमए फाइनल ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। मानव प्रजाति की परिभाषा, पहचान एवं वर्गीकरण एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रत्येक मानव एक विशिष्टता वाला प्राणी है जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक दूसरे मानव से भिन्नता रखता है। फिर भी सामान्यीकरण करते हुए पहचान एवं मापन योग्य समान शारीरिक लक्षणों तथा वंशानुक्रमण से प्राप्त लक्षणों के आधार पर मानव जाति को विभिन्न प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रजाति को एक जैविकीय अवधारणा माना जाता है जो संस्कृति के बजाय नस्ल को इंगित करती है। प्रजाति, जिसे अंग्रेजी में रेस कहते हैं, संभवतः इटालियन भाषा के राक्सा तथा फ्रेंच भाषा के राहस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ परिवारवंश या नस्ल अर्थात ब्रीड से लगाया जा सकता है। संभवतः अंग्रेजी भाषा में रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1508 ईस्वी में विलियम डनबर ने संयोगवश अपनी एक कविता में किया। मानव प्रजाति के संदर्भ में अंग्रेजी भाषा में रेस शब्द का प्रथम प्रयोग 1570 ईस्वी में जॉन फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में द रेस ऑफ अब्राहम का उल्लेख करते हुए किया। जैविक अवधारणा के रूप में इस शब्द को पहली बार फ्रांस के बर्नियर ने 1684 ईस्वी में प्रयुक्त किया। मानव प्रजाति की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजाति की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एल क्रोएबर के अनुसार प्रजाति एक वैध जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिकता द्वारा एकबद्ध एक समूह है। एक नस्ल अथवा जननिक लक्षण अथवा उपजातियां हैं। यह वैध सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। मानव विज्ञानी ए.सी. हेडन के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जो उन शारीरिक लक्षणों के संयोजन पर आधारित है जो हस्तांतरित होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्ट किया कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को। रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर। निष्कर्षतः समान बाह्य शारीरिक लक्षणों तथा आनुवंशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में दो प्रकार के आधारभूत तत्वों या मानकों या लक्षणों का सहारा लिया जाता है। प्रथम, बाह्य शारीरिक लक्षण अथवा लक्षण प्रारूप अर्थात फेनोटाइप्स। द्वितीय, आंतरिक लक्षण या शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले आनुवंशिक कारक या जीन प्रारूप जीनोटाइप्स। जैसा कि पूर्व वर्णित है, प्रजातियों की पहचान एवं वर्गीकरण एक कठिन कार्य है। फिर भी मानव विज्ञानी साधारणतया तीन वृहद मानव प्रजातीय समूहों यथा निग्रोइड, मंगोलोइड
तथा काकेसाइड को मुख्य मानते हैं। मानव प्रजातियों के संदर्भ में भारत में भी व्यापक विविधताएं मिलती हैं। भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है तथा विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है। अब प्रजातीय पूर्वाग्रह। दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक काल से मानव प्रजाति की अवधारणा को एक जैविक तथ्य के बजाय राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में बुना जाने लगा, जिससे आगे चलकर मानवीय जननिकता के स्थान पर प्रजातिवाद या नस्लवाद, रेसिज्म का विचार पनपा। श्वेत प्रजाति की श्रेष्ठता तथा तथाकथित असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की भ्रामक पूर्व धारणा के आधार पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी विस्तार को उचित ठहराने का प्रयास किया गया, जो तर्कसंगत नहीं था। इस कार्य को ब्रिटेन ने श्वेत जाति का भार या द व्हाइट मैन्स बर्डन, फ्रांस ने सभ्यता का विस्तार तथा इटली ने पुनीत कर्तव्य घोषित किया। नस्लवाद के चलते विश्व में अनेक प्रजातीय घृणाएं एवं पूर्वाग्रह देखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अपार्थीड या रंगभेद की नीति, ऑस्ट्रेलिया की श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, यूएसए में श्वेत तथा निग्रो संघर्ष, यूके में प्रजातीय दंगे आदि इसके उदाहरण हैं। निश्चित ही त्वचा का रंग प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण हो सकता है, लेकिन इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना अनुचित है। निष्कर्ष। मूलतः सभी मनुष्य एक ही जाति अर्थात होमो सेपियंस के हैं, चाहे इनमें कुछ शारीरिक लक्षण अवश्य भिन्न दिखाई देते हों। विभिन्न प्रजातियों में अंतर प्रजनन के कारण प्रजातीय मिश्रण इस सीमा तक हो गया है कि आज शायद संसार के दूरस्थ तथा निर्जन क्षेत्रों में भी कोई विशुद्ध प्रजाति न बची हो। धन्यवाद।